तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है और अलग अलग स्थितियों में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना किस तरह से करते हैं। तो आप चुंबकीय फ्लक्स को कुछ इस तरह से याद कर सकते हो कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसमें ये वाला जो शब्द है वो आपको ध्यान से देख लेना है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तो हो, लेकिन वो चुंबकीय बल रेखाएं होनी कैसी चाहिए, हमेशा तल के लंबवत। तो जितनी बल रेखाएं तल के लंबवत गुजर रही होती हैं उसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र दिखा रखा है बी, और इसकी दिशा आपको दिखी रही होगी किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। या आप ये मान सकते हो कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हो आपके बाएं हाथ पर जो दीवार है उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और दाईं वाली दीवार में जा रही हैं, और जा कैसे रही हैं, इस वाली दीवार की भी लंबवत बाहर निकल रही हैं और उसके लंबवत प्रवेश कर रही हैं। अब उसके अंदर आपने किसी पृष्ठ को कुछ इस तरह से रख दिया। ये जो पहला वाला तल मैंने दिखाया है, तो अगर कोई भी तल कुछ इस तरह से होता है तो उसे हम बोर्ड पर कुछ इस तरह से दिखाते हैं। अब ध्यान से देख लेना कि ये जो हमारा तल है वो एक घनाभ है, क्योंकि इसकी एक लंबाई भी है, इसकी एक चौड़ाई भी है, साथ के साथ इसकी एक मोटाई भी है। और मैं मान लेता हूं कि ये हमारा द्विविमीय तल है, तो उसकी मोटाई को मुझे 0 मानना पड़ेगा। और अगर इसकी कुछ मोटाई नहीं है तो ये कहलाएगा हमारा एक आयत, जब इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, और अगर भुजाएं समान हैं तो ये हमारा वर्ग भी कहला सकता है। तो ध्यान से समझना कि अगर इसकी मोटाई 0 है तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस वाली दीवार से निकल करके इसमें प्रवेश कर रही हैं वो या तो इसके ऊपर से निकल जाएंगी या फिर इसके नीचे से निकल जाएंगी, लेकिन इस आयताकार पृष्ठ को भेद करके कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। और जब भी इस पृष्ठ से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर ही नहीं रही है तो हम क्या कहेंगे, इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं, उसका मान क्या आ जाएगा, 0। और दूसरी स्थिति में मैंने इस पृष्ठ को घुमा दिया है 90 अंश के कोण से। जैसा भी ऐसे रखा हुआ था, इसको अगर मैं 90 अंश से घुमा दूं, तो जब भी कोई पृष्ठ कुछ इस तरह से रखा होता है तो उसको बोर्ड पर हम कुछ इस तरह से दिखा रहे होते हैं। अब ध्यान से देखना कि इस तरफ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी उसको अगर इस वाली दीवार में जाना है तो इस वाले पृष्ठ को भेदना ही पड़ेगा। और भेदेंगी कैसे, इसके लंबवत, क्योंकि ये जो हमारा पृष्ठ है वो इस वाले पृष्ठ के जो ये दोनों दीवारें हैं इसके समानांतर ही तो है। और आप यहाँ भी देख सकते हो कि सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत ही भेद करके दूसरी तरफ जा रही हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इससे कितना चुंबकीय फ्लक्स पास हो रहा है, तो आप क्या गिनोगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो कि उसके लंबवत गुजर रही है। तो 3 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो उसके लंबवत गुजर रही है, तो आप क्या कहोगे, इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 3। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, और ये मात्रक आता कैसे है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। अब आपने एक चीज तो यहाँ पर देखी होगी कि जब पहली स्थिति में पृष्ठ ऐसे रखा हुआ था तो उससे कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजर रही थी, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया था 0। और दूसरी स्थिति में जब पृष्ठ को कुछ इस तरह से रखा गया था तो उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही थी, और इस स्थिति में इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स था वो अधिकतम था, कितना आ गया था वो, 3 वेबर। अब मान लो पृष्ठ ना तो इस तरह से रखा हुआ है ना इस तरह से रखा हुआ है, कुछ इस तरह से रख दिया जाए, मतलब जो अभी इस तरह से रखा हुआ था इन दोनों ही दीवारों के समानांतर, इसको मैं हल्का सा झुका देता हूं, और अगर ये हल्का सा झुका हुआ है तो उसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। इस स्थिति में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो गुजर रही हैं लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत नहीं गुजर रही हैं, ये वाला जो कोण है वो 90 अंश नहीं है। तो इस स्थिति में आप चुंबकीय फ्लक्स को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है, उन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है वो हमें पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को बताता है। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो हमें दिख ही रहा है, अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो, किसी भी तल के लिए तल के लंबवत बाहर की ओर एक सदिश बनाया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस तल का क्षेत्रफल सदिश। ध्यान रखें कि क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण है वो तो तल के क्षेत्रफल के ही बराबर होता है, लेकिन हमें उस क्षेत्रफल को एक दिशा दे करके उसको सदिश में परिवर्तित करना है। तो दिशा कैसे दी जाती है, तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे आप देखो कि ये वाला जो तल है वो एक आयत ही तो है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई से।
लेकिन इसको अगर क्षेत्रफल सदिश में परिवर्तित करना है तो तल के लंबवत, लंबवत मतलब इस तल के लंबवत आपकी तरफ जो सदिश आएगा वो कहलाएगा इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। तो ये होगी हमारे क्षेत्रफल सदिश की दिशा। इस स्थिति में जैसे ये हमारा पहला वाला पृष्ठ था तो उसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। इस वाले तल का अगर मैं क्षेत्रफल सदिश बनाऊं तो तल के लंबवत बाहर की ओर, वो कहाँ चला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इस तल के लंबवत बनाओगे क्षेत्रफल सदिश तो वो कुछ इस तरह से आएगा, और आपको दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस दिशा में है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोई कोण है जो कि ना तो 0 है ना कि 90 अंश है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो कैसे पता करते हैं, हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पता हो, हमें तल का क्षेत्रफल पता हो, और साथ ही इन दोनों के बीच में ये जो कोण है उस कोण का हमें cos थीटा पता हो, तो इन तीनों के गुणनफल से भी हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान पता लग जाता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों सदिश रूप में दे रखे हैं तो आप यहां से निकाल लें चुंबकीय फ्लक्स, और अगर दोनों के परिमाण दे रखे हैं और साथ में बीच का कोण या तो बता रखा है या कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी कंडीशन बता रखी है जहां से ये कोण निकल आए, तो फिर आप BA cos थीटा का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप कैसे निकालोगे, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के मात्रकों के गुणनफल से। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला, और इसका क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक आ जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। लेकिन फ्लक्स हो या कोई भी हमारी भौतिक राशि, उसका एक मात्रक ना वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए भी रख दिया जाता है, जिसे हम ऐसा ही मात्रक कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर, जिसे WB से निरूपित करते हैं। साथ ही इसका CGS मात्रक होता है मैक्सवेल। वो कैसे निकलता है, देखो टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र का हमारा कौन सा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक होता है गॉस, और जो टेस्ला होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। जबकि हमारे क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। आप चाहो तो मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रख दो, उसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। तो 10⁴ गुणा 10⁴ कितना हो जाएगा, 10⁸ गॉस इंटू में सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो गॉस इंटू में सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको कह दिया गया है मैक्सवेल। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो CGS मात्रक होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल। और ध्यान रखें कि 1 वेबर के अंदर 10⁸, जिसे हम 10 करोड़ भी कह सकते हैं, 10 करोड़ मैक्सवेल होते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक उसके CGS मात्रक से 10 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा होता है। और बात करें चुंबकीय फ्लक्स के विमीय सूत्र की, तो वो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के विमीय सूत्रों के गुणनफल से मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र का होता है MT-2A-1, क्षेत्रफल का होता है L2, तो इसका विमीय सूत्र आ जाएगा ML2T-2A-1। और हमें ये भी देखना होता है कि ये जो हमारी भौतिक राशि है वो एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो हमेशा हमें एक अदिश राशि प्रदान करता है। अब इससे पहले कि मैं आपको चुंबकीय फ्लक्स के आंकिक प्रश्न सॉल्व कराऊं, पहले हम ये समझ लेते हैं क्या चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक हो सकता है। तो देखो, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, क्षेत्रफल के परिमाण और cos थीटा के गुणनफल से मिल रहा है। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण है वो 0 से 90 अंश के बीच में है, तो ये जो cos थीटा का मान है वो कैसा आएगा, धनात्मक। और ध्यान रहे कि B का परिमाण और A का परिमाण तो हमेशा ही धनात्मक रहेगा। तो अगर cos थीटा हमारा धनात्मक है तो ये चुंबकीय फ्लक्स भी कैसा आएगा, धनात्मक। तो जो पहली स्थिति थी हमारी ये वाली, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो बीच का कोण कितना है, 0। और ये वाली स्थिति हो चाहे ये वाली स्थिति हो, देखो इसमें भी बीच का कोण क्या है, 90 से कम है। तो दोनों ही स्थितियों में चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो हमारा धनात्मक आएगा। और अगर ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 अंश हो जाए तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, 0, भले ही चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का कुछ भी मान हो। यहां पर आप देख सकते हो कि इस वाली स्थिति में क्षेत्रफल का भी एक मान है, चुंबकीय क्षेत्र का भी एक मान है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश जिस दिशा में आ रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 अंश। तो इससे कुछ भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और अगर ये जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है वो 90 से तो बड़ा हो,
180 के बराबर या उससे छोटा हो तो हमारा ये जो cos थीटा है उसका मान कैसा आता है, ऋणात्मक। चुंबकीय फ्लक्स भी कैसा आएगा हमारा, ऋणात्मक। तो चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो आपको बेटा ये तो समझ में अब आ ही गया होगा कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या है या फिर उसका सीजीएस मात्रक क्या है। और साथ ही आपको ये भी पता लग गया होगा कि चुंबकीय फ्लक्स को निकालने के अलग अलग सूत्र कौन से हैं। अब इन सूत्रों का प्रयोग करके चुंबकीय फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 5वें अध्याय चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।